हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्थसारथी में। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जानते हैं कि मैं अभी आप लोग को चैप्टर 2 यानी ट्रांसलेशन जो बुक है उनका चैप्टर 2 है, मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से चैप्टर का नाम है फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस यानी क्रिया के रूप काल। तो क्रिया के रूप काल जो चैप्टर है स्टूडेंट, इसमें से हम लोग यानी फर्स्ट जो टेंस है यानी प्रेजेंट टेंस, इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चूँकि आप जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट का 4 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब पास्ट का 4 कंप्लीट करेंगे। हालांकि इस टेंस में हम लोग 2 टाइप्स के सेंटेंस को देख रहे हैं, जिसमें से एसर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस अभी हम लोग सीखे हैं। तो चैप्टर वाइज जैसे हम लोग आएंगे तो उसमें और भी उसका आगे का पार्ट देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसका दूसरा नाम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, है ना। यदि आपसे कोई पूछे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना है सिंपल पास्ट टेंस। या आपको पूछे कि सिंपल पास्ट टेंस का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन ये बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि अंग्रेजी पढ़ने के लिए आपको 2-4 चीज़ें आनी चाहिए, जिसमें से फर्स्ट है आपका स्पेलिंग, यानी कोई भी वर्ड है उसका स्पेलिंग आप कैसे लगाते हैं, और दूसरा उसका है प्रोनाउंसिएशन, और तीसरा उसका मीनिंग, है ना। तो आप यानी कि इसके लिए आप डिक्शनरी यूज करें, है ना। वर्ड मीनिंग्स जो हम यहाँ भी बताते हैं उनको ये आप करें, और इस प्रकार धीरे धीरे आप अंग्रेजी को सुधार सकते हैं। तो चूँकि देखते हैं अब हम लोग यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो पहला एग्जाम्पल देखिए, उसने लिखा, वे आए, राम सोए, उसने नहीं लिखा। मैंने आपको बार बार कहा है कि जब भी कोई ट्रांसलेशन हो और यदि वो हिंदी में दिया गया हो, तो हिंदी सेंटेंस के अंत में देखिएगा। हिंदी सेंटेंस के अंत में यानी क्रिया के साथ, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्म ऑफ वर्ब यानी क्रिया के रूप ही पढ़ रहे हैं ना, क्रिया के रूप काल। तो क्रिया के रूप काल जो है यानी क्रिया, टेंस में हमेशा आपको क्रिया पर ध्यान ही देना पड़ेगा, यानी धातु के साथ। तो यहाँ पर देखिए, आप लास्ट में यदि गौर कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा वहाँ पर कि उसने लिखा, आ आएगा लास्ट में, फिर वे आए, ए आएगा लास्ट में, फिर देखिए राम सोए, इसमें भी ए है, उसने नहीं लिखा, यहाँ भी आ है। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद धातु के साथ, यानी कि यदि आ दीर्घ और ए, यानी ये लॉन्ग ई बोल सकते हैं इसको आप, है ना। तो यदि आ धातु के साथ ये आ दीर्घ और ए आए, तो आपको समझना चाहिए कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। और जब समझ गए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये हिंदी स्ट्रक्चर हो गया पहचानने के लिए, और इसका हो गया इंग्लिश स्ट्रक्चर। तो इसमें कुछ नहीं, सब्जेक्ट प्लस V2। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उसमें आपको V2 पर ध्यान देना है, यानी वर्ब का दूसरा रूप होता है, यानी क्रिया का जो दूसरा फॉर्म है। इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि किसी भी ट्रांसलेशन या ग्रामर का बुक ले लीजिएगा इंग्लिश का, उसमें एक चैप्टर होगा फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के रूपों के बारे में बताया, यानी V1, V2, V3, V4, V5, यानी 5 फॉर्म उसमें बताया गया है।
उसको कम से कम आप V1 V2 और V3 तक जरूर याद कर लें, यानी याद अभ्यास करें, रटना नहीं है। तो और वो जरूरी है, उसके बिना आप टेंस पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो वही चीज़ है, तो वही मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्लस V2, तो वर्ब का दूसरा वर्ब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो जैसे एग्जांपल 1 देखिए, वे गए, तो वे गए, तो सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट और कभी है यानी दे, और गो देखिए यहाँ पर GO गो, WEN गॉन, ये V1 हो गया, ये V2 और ये हो गया V3। चूँकि हमको चाहिए V2, या वर्ब का दूसरा रूप ही चाहिए हमको, पास्ट इंडिफिनिट, इसीलिए हमको यहाँ पर क्या लगाना है, वेंट। इसलिए यहाँ पर वे गए, दे वेंट, यहाँ पर दे गो नहीं दे सकते हैं क्योंकि गो V1 होता है, जबकि सूत्र आपका क्या कह रहा है, V2 होना चाहिए, इसलिए वेंट का प्रयोग है यहाँ पर। तो वे गए, दे वेंट। उसी तरह से राम आए, राम केम, कर्म के बाद केम होता है, यानी V2 फॉर्म होता है केम, आना कर। तो राम केम हो गया, राम आए, उसने लिखा, तो लिखना का जो V2 फॉर्म होता है, यानी इसको हम पास्ट टेंस फॉर्म भी कहते हैं। तो उसने लिखा हो गया आपका, राइट के बाद रोट, तो ही रोट, उसने लिखा। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस वही आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स रिमेंबर करना है, अभ्यास करना है। उसके बाद हालांकि ये रूल 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। जब इसको पता चले आइडेंटिफाई हो गया, तो आइडेंटिफाई करने के बाद इसका नियम हम लगा के इसका ट्रांसलेशन बना दिए। उस तरह से रूल 2 देखिए, अब यह नेगेटिव के लिए मैंने लिखा है पर फॉर नेगेटिव। तो रूल 2 में क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कि उसने नहीं लिखा, तो इसमें क्या होता है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस यानी इसमें नॉट आता है। नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने का क्या तरीका है, नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है, यानी नहीं जिस सेंटेंस में लगा हो वो है नेगेटिव सेंटेंस। तो उसने नहीं लिखा, अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए पर एक स्ट्रक्चर में लिखा है, सब्जेक्ट बोलता है डिड नॉट प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू, ये समझना बहुत ही जरूरी है। इसको मैंने नीचे में समझाया है। तो इन्फिनेटिव विदाउट टू ये क्या होता है, इसको हम अभी नीचे बताएंगे। सबसे पहले इसको कैसे बनाएंगे, जैसे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो, पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसने नहीं लिखा, तो देखिए नहीं लिखा आ रहा है, यानी धातु प्लस आ आए तो वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। तो उसने नहीं लिखा, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, उसमें नहीं लिखा हुआ इसे नेगेटिव सेंटेंस है। और जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो इसमें डिड का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इस टेंस का, कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में यदि नेगेटिव सेंटेंस हो तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए डिड के साथ नोट लगाते हैं। जैसे कि आप पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में डज के साथ नोट लगाते थे, उसी तरह से यहाँ पर आपका डिड लगता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि बच्चे इसी में गलती करते हैं। तो उसने नहीं लिखा, ही डिड के साथ नोट लगाएंगे, डिड नॉट राइट। और ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही जरूरी है, डिड के बाद जो क्रिया आती है उस पर बहुत जरूरी है ध्यान देना। हालांकि याद रखिएगा कि डिड लगने, जब डिड किसी सेंटेंस में लग जाता है तो उसके बाद हमेशा वर्ब 1 का V1 फॉर्म का प्रयोग होता है, ये एक नियम है। यानी जब भी किसी वाक्य में डिड का प्रयोग कीजिएगा तो हमेशा निगेटिव के लिए आता है। तो डिड की जो बात क्रिया आती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, यानी कि मूल रूप में आ जाएगा वो, है ना। तो वही यहाँ पर मैंने लिखा है राइट, V1 फॉर्म इसको कहेगा, यानी ही डिड नॉट राइट। सीधा अर्थ में समझिए कि डिड के बाद हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग होता है ना। प्लूरल फॉर्म, प्लूरल वर्ब का मतलब V1 यानी वर्ब 1 यानी पहला रूप। तो उसने नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट। अब उसी तरह से देखिए, मैंने रूल 3 में वही बताया गया है कि डिड के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, क्योंकि इसके बाद इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्फिनेटिव किसको कहते हैं, यानी जहाँ पर जैसे टू राइट, यही हुआ इन्फिनेटिव। टू प्ले यानी क्रिया के साथ जब टू आता है, टू के बाद जब वर्ब आता है तब वो आपका इन्फिनेटिव कहलाता है। तो इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब, है ना, टू प्लस वर्ब।
तो इन्फिनेटिव आता है, परंतु इन्फिनेटिव का चिन्ह जो होता है यानी टू जो चिन्ह है वो हमेशा छिपा रहता है ना। तो यही कारण है इस टेंस में जब डिड के बाद हमेशा वो हमेशा आपका, इसीलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर में, यहाँ जो मैंने लिखा है इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी इन्फिनेटिव तो रहता है लेकिन वो टू के बिना रहता है ना, विदाउट टू रहता है। विदाउट टू मतलब टू के बिना, मतलब टू नहीं होगा, नहीं वो गलत होता है, वो इन्फिनेटिव ही होता है। इसलिए एग्जांपल मैंने लिखा है कि डिड नॉट प्लस टू राइट, है ना। तो डिड नॉट प्लस टू राइट को हम लिखा जाता है डिडंट राइट, यानी यहाँ पर टू छिपा हुआ रहता है ना। टू राइट, तो इसलिए हम यहाँ डिड नॉट टू राइट, डिडंट टू राइट कभी नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा। डिडंट टू राइट कभी नहीं होता है, वो छिपा रहता है, इसलिए डिडंट राइट लिखते हैं। लेकिन वहाँ समझना आपको है कि वहाँ पर टू छिपा हुआ है। फिर उसी तरह डिड नॉट टू प्लस टू को, तो डिडंट को होता है, यानी डिडंट को आप समझिए, यानी जहाँ भी आपको दिखाई पड़े डिडंट को, तो इसका मतलब समझिए वो विदाउट टू है, यानी इन्फिनेटिव है विदाउट टू, यानी गो जो यहाँ पर टू को है, इसके लिए टू छिपा हुआ है हम लोग, तो इसी को बोलेंगे हम लोग इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी यहाँ पर ये इन्फिनेटिव है वो, है ना। और इसका एक स्टार में देखिए मैंने लिखा है कि डिड प्लस नॉट कॉन्ट्रैक्शन, यानी संक्षिप्त रूप में क्या कहेंगे डिडंट, है ना। तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे, और इसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस पर चलेंगे, प्रैक्टिस हम देखेंगे। तो चलिए अब प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं। प्रैक्टिस सेशन में सबसे पहले एक्सरसाइज 1 हम लोग कहेंगे, अभ्यास चल रहा है। इसमें पहला जो है वो है आपका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में अनुवाद करें। इसमें आपको हिंदी सेंटेंस दिया रहेगा, उसका अंग्रेजी अनुवाद पूछेगा। तो सबसे पहले आप देखिए हिंदी का सेंटेंस को देखना है, यानी आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है ये है क्या। तो सबसे पहले देखिए जो नंबर 1 है आपका, यानी फर्स्ट, वो है वह आज नहीं आया। तो पहला काम हम लोग का है आइडेंटिटी, यानी पहचान। तो इनकी पहचान क्या है, वह आज नहीं आया। सबसे लास्ट में देखें आ लगा हुआ है, वो धातु के साथ है, यानी आना क्रिया है, उसी के साथ आ लगा हुआ है। तो जब धातु के साथ आ लगा रहता है हिंदी में, तो वह सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो वह आज नहीं आया, इसका ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे। और इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस V2, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 यानी इसी पर हम लोग करेंगे। और चूंकि ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी अंग्रेजी में इसी स्ट्रक्चर पर लाना है इंग्लिश। तो वह आज नहीं आया, सबसे पहले सब्जेक्ट दीजिए ही, है ना। चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं लगा हुआ है, तो इसके साथ डिड का प्रयोग है, तो उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा आपका, है ना, यानी डिडंट हो जाएगा। तो वह आज नहीं आया, ही डिडंट। और जब डिडंट लगता है तो आपने एक रूल पढ़ा है, डिडंट लगने के बाद हमेशा वर्ब 1 यानी का वर्ब 1 फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी वर्ब का मूल रूप का प्रयोग किया जाता है। तो ही डिडंट कम हो जाएगा यहाँ पर COME। चूँकि इस टेंस में हम V2 फॉर्म का प्रयोग होता है, कैम होता है, लेकिन जब निगेटिव रहता है तब डिड यानी लगने के बाद हमेशा वो वर्ब 1 फॉर्म में आ जाता है। तो वह आज नहीं आया, ही डिडंट कम, फुल स्टॉप दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए, क्योंकि यह आपका सिंपल सेंटेंस है। तो ये आपका सही हो जाता है इस तरह से। उसके बाद उसने मुझे एक कहानी कही, देखिए कहानी कही मतलब धातु के साथ दीर्घ लगा हुआ है ना, दीर्घ ही, दीर्घ यानी बड़ी ई लगा हुआ है, लॉन्ग ई लगा हुआ है। तो उसने मुझे एक कहानी कही, तो हम समझ गए पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो इसके लिए अब इसी तरह ये सिंपल सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट हो दीजिए उसने का होता है ही, है ना। उसने, फिर क्रिया का प्रयोग कीजिए। क्रिया इसमें क्या है, उसने मुझे कहानी कहा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर भाव का कहना, यहाँ पर देखिए क्रिया होता है, कहना ही आपका क्या है, वर्ब है। तो ही
अब ये चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए यहाँ पर V2 फॉर्म का प्रयोग होगा। तो उसने मुझे एक कहानी कही, तो यहाँ पर आप लगाइए ही टेल से टोल्ड होता है, टेल टोल्ड टोल्ड है ना, तो यहाँ पर टोल्ड हो जाएगा, TOLD टोल्ड। उसने कही, उसने कही क्या भाई, एक कहानी। तो ही टोल्ड और ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही टोल्ड मी, है ना। उसने मुझे कही क्या, एक कहानी, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, STORY। तो उसने मुझे एक कहानी कही, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। इस प्रकार ये आपका सही हो जाता है। फिर उसने मुझे किताब नहीं दी, अब ये नेगेटिव है और दी लगा हुआ है लास्ट में, दीर्घ लगा हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो यहाँ पर बनाइए, इसका हो जाएगा ही, उसने नहीं दी यानी ही डिडंट हो जाएगा। उसने मुझे किताब नहीं दी, ही डिडंट, और डिडंट जब लगता है तो उसका आप जानते हैं कि वर्ब मूल रूप में जाता है, यानी V1 रूप में जाता है वो। तो देना होता है गिव, तो यहाँ पर गिव हो जाएगा, ही डिडंट गिव, ही डिडंट गिव मी, है ना। उसने मुझे किताब नहीं दी, ही डिडंट गिव मी अ बुक। जो किताब है, किताबें नहीं है, इसीलिए आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाएगा इंग्लिश में। इंग्लिश में आर्टिकल का प्रयोग करना जरूरी है, हिंदी में भले ही आप एक तो नहीं रहता है, परंतु अंग्रेजी में आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो उसने मुझे किताब नहीं दी, ही डिडंट गिव मी अ बुक, ये आपका सही हो जाएगा। मोहन ने सोहन को एक कलम दी, तो हो जाएगा MOHAN, मोहन। हम लोग पहचान गए पास्ट इंडेफिनिट का दी लास्ट में लगा हुआ है, पहचान गए, तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगाइए, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मोहन ने सब सोहन को एक कलम दी, तो क्या हो जाएगा, मोहन, पहले यहाँ वर्ब का प्रयोग हो जाएगा, मोहन गेव, और यहाँ पर गिव गैव हो जाएगा, GAVE गेव। मोहन ने सोहन को एक कलम दी, मोहन गेव सोहन, है ना, SOHAN सोहन, क्या दिए, एक कलम, तो अ पेन, यानी मोहन गेव सोहन अ पेन, है ना, मोहन गेव सोहन अ पेन। तो मोहन ने सोहन को एक कलम दी, ये इस पर से हो जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए, यानी जब आर्टिकल का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब किसी का नाम हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर हो जाता है, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए या शुरू में आए या फिर लास्ट में आए, वो हमेशा फर्स्ट लेटर जो था वो कैपिटल में होता है। तो उम्मीद करता हूँ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि हिंदी से अंग्रेजी करने के लिए आपको आ गया होगा। अब एक्सरसाइज 2 चलिए, इसमें आपका है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब इंग्लिश में दिया हुआ है, अब हिंदी में उसको लाना है, तो पहचानना पड़ेगा हम लोग को। तो सेंटेंस देखिए पहले क्या है, ही डिड नॉट राइट। अब देखिए, याद रखिएगा कि डिड का प्रयोग केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग होता है, और वो भी क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए डिड नॉट जहाँ भी आपको दिख जाए, है ना, क्या दिख जाए, डिड नॉट आपको जहाँ भी दिख जाए तो आपको क्या करना है, समझ जाना है कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका हिंदी मीनिंग जो लास्ट में आएगा वो गए, आए, पढ़ाए, है ना, इस प्रकार से, या नहीं दी, कहानी कही, इस तरह से। तो ही डिड नॉट राइट, तो यहाँ पर हो जाएगा उसने नहीं लिखा, है ना। देखिए आ गया, ही डिड नॉट राइट, उसने नहीं लिखा। उसी तरह देखिए राम वेंट, यहाँ हो जाएगा राम गए, राम वेंट, राम गए। उसी तरह शी डिडंट टेल अ लाई, यानी वह झूठ नहीं बोली। कोई लड़की है, चूंकि डिडंट लगा हुआ है तो पास्ट इंडिपेंडेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए वह झूठ नहीं बोली, लास्ट में आपका ई आ ऐसे आता है।
फिर एक्सरसाइज 3 आपका है करेक्ट दिज ट्रांसलेशंस, यानी कि इन अनुवादों को सही करें। ये गलत दिया हुआ है, इसको सही करना है। तो उसने मछली नहीं खरीदी, लास्ट में क्या है धातु प्लस आ ई, यानी ई लगा हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको वर्ब को हमेशा चेक करना है कि वर्ब V2 होना चाहिए। चूंकि ये नहीं लगा हुआ, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए डिडंट लगेगा। और याद रखिएगा डिड के बाद हमेशा V1 फॉर्म का प्रयोग होता है, इसीलिए ही डिडंट खरीदना का होता है ब्रिंग, है ना, ब्रिंग ब्राउट सॉरी बाय होता है, खरीदना का होता है बाय, और बाय बाउट होता है। तो यहाँ पर चूंकि डिड लगा हुआ है इसीलिए पर मूल रूप में आएगी क्रिया, ब्राउट नहीं होगा, ये V2 फॉर्म में नहीं होगा, V1 में आएगा। यानी ही डिड नॉट बाय बाय फिश, उसने मछली नहीं खरीदी, ही डिडंट बाय फिश, ही डिडंट बाय फिश। फिर हो जाएगा आपका वो किताबें नहीं लाया, ये भी निगेटिव है आपका, और लास्ट में धातु प्लस आ लगा हुआ है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो उसको बनाएंगे नेगेटिव के लिए, ही डिडंट ब्राउट बुक्स। इसमें गलती क्या आपका, यहाँ ब्राउट लगा हुआ है, लाना होता है ब्रिंग, और ब्रिंग का V2 होता है ब्राउट। लेकिन यहाँ पर डिड, चूँकि डिड लगा हुआ है, आपने नियम पढ़ा था अभी कुछ देर पहले कि डिड लगने के बाद जो होता है वो मूल रूप में आ जाता है क्रिया, और क्रिया का मूल रूप क्या होता है, यानी जैसे रीड हो गया, गो हो गया, ये सब मूल रूप है, यानी प्लूरल फॉर्म में है। तो ही डिड नॉट ब्रिंग, यहाँ जाएगा BRING ब्रिंग, ही डिड नॉट ब्रिंग बुक्स, वो किताबें नहीं लाया, ही डिडंट ब्रिंग बुक्स। फिर वो पटना नहीं पहुँचा। अब देखिए पहुँचना होता है रिच, तो वो चूँकि ये क्या है आपका निगेटिव सेंटेंस है, तो डिड के साथ नॉट लगेगा, ये स्ट्रक्चर है। तो ही डिडंट, यहाँ क्या हो जाएगा, ही डिडंट, और यहाँ जगह रिच RESCH रिच, रिच्ड नहीं होगा क्योंकि ये डिड रख चुका है, इसीलिए मूल रूप में होगा क्रिया। ही डिडंट रिच पटना, वो पटना नहीं पहुँचा, ही डिडंट रिच पटना। मैंने तुम्हें नहीं पुकारा, अब आई कॉल भी नॉट नहीं होगा, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर डिडंट का प्रयोग कीजिए, आई डिडंट, आई डिडंट कॉल यू, यानी डिड के बाद हमेशा मूल रूप यानी कि प्लूरल फॉर्म में होगा क्रिया। तो आई डिडंट कॉल यू, मैंने तुम्हें नहीं पुकारा, आई डिडंट कॉल यू। उसने परीक्षा नहीं दी, ही डिडंट अपीयर हो जाएगा, PEARE, तो ये डिड लगा हुआ है इसीलिए पर मूल रूप में क्रिया होगी, ही डिडंट अपीयर एट द एग्जामिनेशन, PEARE अपीयर, तब ये सही हो जाएगा। तो आपने देखा किस प्रकार यहाँ पर रूल को आपने समझा कि किस प्रकार इसको बनाया गया है यहाँ पर, है ना। तो किसी भी प्रकार का यदि आपको दिक्कत होती है इसमें तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ाया अभी आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चूँकि अभी स्टार्टिंग टाइम है तो थोड़ा तकलीफें हो सकती है, परंतु जब आप धीरे धीरे वीडियो को वॉच करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर धीरे धीरे होते चले जाएंगे, और बेहतर आपको बनाएगा आपका अभ्यास, यानी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। तो इसी प्रकार जीवन को सफल बनाने के लिए आपको एक कार्य करना होगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।